मेरा नाम रेनू है। शादी से पहले मैं बहुत गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी और बड़ी मुश्किल से हमारा गुजर बसर होता था। हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स को भी मेरी शादी करने की बहुत जल्दी थी। मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर एक जगह से मेरे लिए रिश्ता आया। जहां से मेरा रिश्ता आया था वो लोग गांव में रहते थे। वो गांव हमारा एरिया से बहुत दूर था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी में देर कर रहे थे। अब गरीब लोगों के पास जितना होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, लेकिन मेरे माता पिता के शौक तो बहुत ही ऊंचे थे। मैं चाहती थी कि मेरी शादी उम्र ढलने से पहले ही हो जाए, लेकिन मेरे माता पिता चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन तब हो जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। रुपया पैसा तो पहले भी नहीं था, पैसों का बंदोबस्त तो कहीं से हो ही नहीं पा रहा था। फिर मेरे रिश्तेदारों ने मेरे माता पिता को बहुत समझाया और कहा कि पैसों के भरोसे रहोगे तो बेटी की उम्र निकल जाएगी। जो उसके भाग्य में होगा वो तो होना ही है, इसलिए पैसों की ज्यादा फिक्र ना करो। लगे हाँ तो इसकी शादी कर दो। जब मेरे लिए गांव से रिश्ता आया तो मैं उस गांव में शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं खुद भी गांव में रहती थी और गांव के माहौल से मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी शहर में हो, शहर के किसी पढ़े लिखे लड़के से हो, लेकिन शायद मेरे भाग्य में गांव ही लिखा हुआ था। मेरे घर वालों ने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी अपनी बहुत सारी भैंसें हैं और दूध बेचने का बिजनेस है। बस इसी तरह से मेरी शादी हो गई। जब मैं अपने ससुराल आई तो मैंने देखा कि इस घर में सच में बहुत सारी भैंसें पल रही थी जिनका ख्याल मेरे ससुर रखते थे। और हमारे घर में ही बैठक में एक दुकान बनी हुई थी जिसमें भैंस का प्यारे दूध, दही, पनीर और घी मिलता था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मुझे पनीर बहुत पसंद था। मैं हमेशा पनीर की तरह तरह के डिशेस बनाकर खाती थी। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था और हर तरह मुझे खाना पकाना आता था। दूध की खीर में कई तरह से बना लिया करती थी। मैंने सोचा चलो दूध तो घर का ही है, मुझे कभी भी कुछ पकाने में दूध का फायदा होगा। और जब मैं इस घर में रहने लगी तो मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे पति का नाम आनंद था। आनंद बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर बहुत सीधे साधे इंसान थे और कभी मेरी किसी बात में उन्होंने दखलंदाजी नहीं की थी। लेकिन मेरी सास बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उन्होंने मेरे साथ शादी के शुरू के दिनों में काफी चालाकी दिखाई थी। सबसे बड़ी चालाकी तो उन्होंने ये की थी कि शादी वाले दिन ही सुबह के टाइम पर वो मेरे कमरे में आ गई थी और मुझसे एक सवाल पूछ लिया। मैंने भी उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया था क्योंकि मुझे उनकी बात पर गुस्सा आ गया था। फिर मेरी सास मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहने लगी, देखो बहू, ये तो हमारे गांव का रिवाज है क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है, लड़की कुंवारी नहीं हो तो सारे गांव में उसकी बदनामी हो जाती है। हमें अपने गांव के हर घर की दुल्हन से शादी के दूसरे दिन ये बात पूछनी होती है क्योंकि ये हमारे गांव का रिवाज है और ये सारी बात गांव के सारे लोग आपस में डिस्कस करते हैं। और तुम कुंवारी हो, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है। बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और खूबसूरत लड़कियों का दिमाग भटकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी सास ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही थी। जब मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, मुझे अपनी सास की बात पर बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने उनकी शिकायत रात को ही अपने पति से कर दी। मेरे पति ने कहा, पागल, वो तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही थी, यहाँ पर तो ये रस्म है, इस गांव में ऐसा ही होता है। जबकि मुझे नहीं लगता था कि यहाँ ऐसी कोई रस्म होती होगी। ये लोग तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे। फिलहाल मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं कुंवारी हूँ। शाम को इस बात का सेलिब्रेट किया गया था और मैं हैरान थी कि इस खुशी की वजह से सारे गांव में मिठाइयां बांटी गई थी। मेरे ससुर की सेहत बहुत अच्छी थी। शायद भैंसों का ध्यान रखने की वजह से वो काफी मजबूत शरीर के लग रहे थे। मेरे ससुर सुबह सुबह ही अपना काम शुरू कर देते थे। अक्सर लोग उनकी दुकान से दूध और दूध से बनी हुई चीजें खरीदने के लिए आते थे। कई लोग तो दूध, दही, पनीर, मक्खन, इन सारी चीजों का ऑर्डर देकर चले जाते थे। मैंने सुना था कि घर का दूध प्योर और शुद्ध दूध होता है। एक दिन एक आदमी मेरे ससुर को 5 किलो मक्खन बनाने का ऑर्डर दे गया था और उसने कहा था कि वो कल को आकर 5 किलो मक्खन ले जाएगा। मेरी सास ने घर का बना हुआ 5 किलो मक्खन निकालकर उस आदमी के लिए अलग कर दिया था। मैंने सास से कहा कि मुझे इसमें से थोड़ा सा मक्खन अलग से निकाल करके दे दो। इतना सारा मक्खन है, इस आदमी को पता नहीं चलेगा अगर हम थोड़ा सा निकाल भी लेंगे तो। मुझे मक्खन खाने में डालना है। मेरी सास ने कहा, नहीं, ये तो ऑर्डर वाला मक्खन है, अच्छा नहीं लगता, हमें ऑर्डर मिला है, ऐसे हम कस्टमर के सामान में से नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि थोड़ा सा मक्खन निकालने में क्या हो जाएगा। मेरे हाथ पर प्याली थी जो कि बहुत छोटी सी थी और मैं प्याली में 2-3 चम्मच मक्खन अपने सास से मांग रही थी।
उस प्याली के अंदर 250 ग्राम मक्खन भी नहीं आना था। मैंने कहा हम उस आदमी को बता देंगे कि हमने हाथ के मक्खन में से थोड़ा सा मक्खन निकाल लिया है, वो क्या कहेगा। 5 किलो मक्खन में से अगर हम 1-2 चम्मच मक्खन अगर हम निकाल भी लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर हम चोरी चुपके तो ये काम नहीं कर रहे हैं, हम उसे बता देंगे। अगर वो चाहे तो थोड़ा बहुत पैसा कम कर सकता है। मेरी सास ने कहा कि हम कस्टमर के साथ इस तरह की मनमानी नहीं करती। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी सास के कहने का क्या मतलब है कि हम इस तरह की मनमानी नहीं करते। मतलब सारे गलत काम तो यहाँ पर होते हैं। कोई बड़ों का आदर करना नहीं जानता था, सब लोग झूठ बोलते थे। और फिर जब मैंने कह दिया कि हम कस्टमर को बता देंगे, फिर भी मेरी सास ने मुझे मक्खन लेने नहीं दिया। एक दिन मैं और मेरे पति कमरे में बैठे हुए थे, रात का टाइम हो रहा था, जब अचानक से ही चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मेरे पति मुझसे बातें कर रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि 1 मिनट खामोश हो जाओ, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। लेकिन मेरे पति ने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। मुझे फिर से ये आवाज आई और पता नहीं कहाँ से आ रही थी। मैं समझ गई थी कि ये आवाज हमारे घर में से ही आ रही है और ये किसी औरत के चीखने की आवाज है। तो मेरे पति कहने लगे कि किसी भी औरत की आवाज नहीं है, घर के सारे लोग इस टाइम पर सो रहे हैं, ये तुम्हारा वहम है और इस घर में माँ के अलावा कोई औरत भी नहीं है। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे दिमाग पर तो न जाने क्या कुछ सवार रहता है। मैंने कहा कि मुझे तो अभी तक आवाज आ रही है। मेरा पति आवाज सुनकर भी अनसुनी कर रहा था और हर रात मुझे इसी तरह के चीखने की आवाज आती थी। मैं रोज अपने पति को बताती कि आज फिर मुझे ये आवाज आ रही है। मुझे इनकार कर देते थे कि मुझे किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा वहम है। ये बात कहकर वो बातों को खत्म कर दिया करते थे। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने टीवी पर एक हॉरर मूवी लगाई। रात को हम कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद हॉरर मूवी देखने लगे थे। उस मूवी के अंदर कुछ ऐसा था कि रात होते ही हीरो अजीब सा हैवान बन जाता था। वो अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। मैं और मेरे पति इस फिल्म को बड़ी गौर से देख रहे थे। फिर मेरे पति ने मेरी तरफ गौर से देखा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है। मैंने कहा कि हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखो क्या हो गया, हीरो अपनी पत्नी के साथ कितना हैवान बनकर उस पर जुल्म कर रहा है। जबकि मूवी के स्टार्टिंग में तो दिखाया गया था कि हीरो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और रात होते ही इसके अंदर न जाने किसकी आत्मा आ जाती है। मेरा पति कहने लगा कि ऐसा अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी। मैंने कहा कि आपका क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने हंसकर कहा, क्या आप इस तरह से हैवान बन जाओगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो नहीं, लेकिन हो सकता है किसी दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए और मैं इसी तरह तुम्हारे पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं। तो मैंने कहा कि इस तरह के हालात में कभी आने नहीं दूंगी। आपको भला मुझ पर गुस्सा क्यों आएगा, मैं कभी आपको गुस्सा नहीं होने दूंगी। मेरा पति सीरियस था और मैं इस बात को मजाक में टाल रही थी। मैंने कहा कि अगर आप कभी इस तरह से हैवान बन भी गए तो फिर जाहिर सी बात है मुझे तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि घर में थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है, मुझे चाय बनानी है। मेरी बात सुनकर मेरी सास चौंक पड़ी, कहने लगी ये कौन सा टाइम है चाय पीने का। मैंने कहा शाम का टाइम है और नॉर्मल सी बात है, शाम के टाइम पर किसी किसी का चाय पीने का मन करता है। मैं तो अपने मायके में चाय पिया करती थी और सुबह को दूध पीती थी। मेरी सास कहने लगी, नहीं हमारे पास दूध नहीं है, हम सारा दूध दोपहर तक ही बेच देते हैं। आजकल बहुत ज्यादा महंगाई है, इसलिए दूध का एक एक कतरा बेचकर तो हमारे घर का गुजारा हो रहा है। मैंने सोचा कि भला ये क्या बात हुई, नॉर्मल इंसान के घर में भी इतना दूध तो होता ही है कि शाम को या रात को चाय बन सके। और यहाँ मैं दूध वालों के घर में आ गई थी, लेकिन यहाँ मुझे एक बूंद दूध भी नहीं मिल रहा था। मेरे मायके में कितनी ही गरीबी क्यों न थी, लेकिन मैं सुबह को दूध पीती थी। मेरे घर पर शाम को और रात के टाइम पर पाबंदी से चाय बना करती थी, क्योंकि हम सब लोग बहुत चाय के शौकीन थे। मैंने अपनी चाय वाली आदत को सोच लिया था कि अब यहाँ पर खत्म करना ही होगा। मैं उदास होकर अपने कमरे में चली गई थी और बैठी हुई थी। मेरे पति कमरे में आए और कहने लगे, क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत ज्यादा कमजोर लगने लगी हो। मैंने कहा कि मैं इसलिए कमजोर हो रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ढंग से ना तो पीने के लिए चाय मिल रही है, ना ही सुबह को दूध मिल रहा है। मैं कमजोर तो हो ही चुकी हूँ और धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर हो जाऊंगी। मेरे पति कहने लगी, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्यों कह रही हो। मैंने कहा, अपने घर में मैं रोजाना सुबह को पेट भर करके दूध पिया करती थी और यहाँ पर मुझे पीने के लिए एक बूंद दूध नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा हुआ मुझे आप लोगों के घर में शादी करके। जिस चीज का घर में कारोबार होता है उस चीज को बाहर से नहीं खरीदा जाता। लेकिन अब आप एक काम करो, मुझे बाहर से आधा किलो दूध ला दो, जिससे मैं अपने लिए और आपके लिए बना लूं चाय, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय की तलब लग रही है। ये सुनकर मेरे पति का मूड अजीब सा हो गया था
उन्होंने कहा कि नहीं, अगर माँ को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी, क्योंकि हमारे घर पर सिर्फ सुबह में ही चाय बनती है। बाहर से अगर दूध लेकर आऊंगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। मैंने कहा कि दूध के लिए पैसे मुझसे ले लो, क्या परेशानी है आपको? मेरे पति ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस फिर भी माँ गुस्सा करेंगी, उनको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि मैं उनको कुछ पता नहीं लगने दूंगी। उन्होंने कहा कि तुम किचन में जाकर चाय बनाओगी तो माँ तुम्हें देख लेंगी। मैंने कहा कि जिस टाइम वो बिजी होंगी उस टाइम मैं चाय बना लूंगी, उनका ध्यान मुझ पर नहीं होगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे पति ने कहा कि जो काम पॉसिबल नहीं है उसे करना जरूरी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा पैदा हो। मैं तो परेशान हो गई थी। मेरी तो चाय पीने की आदत थी, अगर मैं चाय नहीं पीती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, और जब तक मैं सुबह को गिलास भर के दूध नहीं पीती थी मेरा पेट नहीं भरता था। लेकिन यहाँ तो मुझे सुबह को सिर्फ एक कप ही चाय मिल रही थी, न शाम को चाय न रात को। कोई मेहमान आता तो ये लोग उसे शरबत बनाकर पिला दिया करते थे। सर्दियों के मौसम में भी इन लोगों ने मेहमानों को शरबत बनाकर पिलाया था, जबकि सर्दियों में तो लोग कॉफी या चाय ही पीते थे, शरबत तो कोई भी नहीं पीता। मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा था। इधर मैं दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही थी, क्योंकि इस घर में न तो पनीर था, न मक्खन और न ही देसी घी जैसी कोई भी चीज मौजूद थी। जिस तरह से इनका कारोबार था, ऐसी कोई भी चीज घर के मेंबर को नहीं दी जाती थी। अपने मायके में रहती थी तो मक्खन बड़े शौक से खाती थी। मक्खन महंगा होने के बावजूद भी मेरे पिता मेरी पसंद के मुताबिक जरूर लेकर आते थे, क्योंकि मुझे खाने में मक्खन बहुत पसंद था। देसी घी के पराठे और दूध की बनी हुई खीर, मैं ये सब बड़े शौक से खाती थी, तभी तो मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत और सेहतमंद थी। मेरे पति ने कहा कि जरूरी नहीं कि दूध से बनी हुई चीजें खाकर ही तुम्हारी सेहत बनेगी, अगर तुम चाहो तो फल फ्रूट या फिर खाना भी पेट भर करके खा सकती हो। जब तुम माँ बनोगी तो भी तुम्हें फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी, दूध से बनी हुई चीजों की नहीं। इसलिए अभी से ही इन चीजों को छोड़कर फ्रूट और फ्रूट से बने हुए जूस की आदत डाल लो। इसलिए चाय पीने की आदत को खत्म करो और घर के कामों पर ध्यान दो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं खामोश हो गई थी, और जैसा इस घर में मुझे खाने को मिलता था वही खामोशी से खा लिया करती थी। जब मैं अपने मायके गई तो मैं अपनी माँ से कहा कि मुझे बड़ा वाला मग भर के चाय बना दो, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर माँ भी हैरान रह गई, कहने लगी कि ससुराल में तुम्हें चाय नहीं मिलती क्या, जो यहाँ पर बड़ा मग भर के चाय मांग रही हो? और तुम इतनी ज्यादा कमजोर क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें वहां पर ढंग से खाना नहीं मिलता? तुम दूध वालों के घर गई हो, तुम्हें क्या वहां दूध पीने के लिए नहीं मिलता? अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब देती? मैंने अपने भाई को पैसे दिए और उससे कहा कि मुझे 1 किलो मक्खन, आधा किलो देसी घी और आधा किलो दूध लाकर दे दो, कि इन सब चीजों को बड़ी सेफ्टी के साथ अपने कमरे के फ्रिज में रख दूंगी। अपनी सास से ये बात छुपाऊंगी, क्योंकि मेरा तो मक्खन और देसी घी खाए बिना गुजारा नहीं होता था। मैं खूबसूरत होने के साथ साथ अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर भी थी, क्योंकि मेरे पिता शुरू से ही मुझे ऐसी चीजें खिलाया करते थे। मैं उनकी इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए वो मेरी मर्जी के मुझे हर चीज लाकर देते थे, और मेरे खान पान में उन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो ससुराल जाकर मैं अपने सेहत पर ध्यान देना क्यों बंद कर दूं? ससुराल में इतना ज्यादा काम होता है, अगर मेरे अंदर कमजोरी आ गई तो मैं आगे चलकर बच्चे कैसे पैदा करूंगी? फिर मेरे अंदर ताकत कहाँ से आएगी? तभी अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और सुबह सुबह के टाइम ही शोर की आवाज आई। जब मैं उठी तो सास को अपने बाइक पर बिठाकर मेरे पति उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी सास को क्या हो गया कि अचानक उनकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई। मैं दरवाजे पर गई तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम पिताजी के साथ अस्पताल आ जाना, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी सास को अस्पताल लेकर क्यों जाया जा रहा था, और मेरे ससुर अभी तक सो रहे थे। अब मुझे भी अस्पताल जाना था, क्योंकि मुझे भी अपनी सास की बहुत फिक्र सता रही थी, लेकिन मेरे ससुर थे कि उठ ही नहीं रहे थे। मैं उनके कमरे में गई और उन्हें कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद जब वो सोकर उठे तो मैंने उन्हें बताया कि माँ जी के साथ ये सब कुछ हो गया है। मैं अपनी सास के लिए बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, पहले तुम मेरे लिए नाश्ता बना दो, उसके बाद अस्पताल चलेंगे। मैंने सोचा कि मेरे ससुर किस तरह के इंसान हैं, उनकी पत्नी कितनी गंभीर हालत में अस्पताल गई है और इन्हें तो अपनी पत्नी की कोई फिक्र ही नहीं है। उधर मेरी सास की जान पर बन आई थी और इधर मेरे ससुर को नाश्ता करने की पड़ी है। मैंने नाश्ता बनाया और मेरे ससुर चाय को दोबारा गर्म करवाकर पीते रहे और मोबाइल देखते रहे। कुछ देर तक टीवी पर न्यूज देखते रहे। इन्हीं कामों में मेरे ससुर ने लगभग 2 घंटे खराब कर दिए थे और फिर मेरी सास और मेरे पति घर आ गए थे। मेरी सास को ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी थी, उनके सर पर चोट लगी थी और वो शायद बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरा सर दरवाजे से लग गया था और उनकी गर्दन पर भी अजीब तरह के निशान थे।
सर के निशान पर तो पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उनकी गर्दन के निशान मुझे साफ नजर आ रहे थे। अगर इंसान का सर किसी चीज से टकरा जाता है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन गर्दन तो कभी किसी चीज से टकरा ही नहीं सकती, क्योंकि गर्दन को तो सर बचा लेता है। गर्दन पर तो जो चोट लगती है वो डायरेक्ट गर्दन पर ही वार किया जाता है। जब मेरी सास घर में आई तो वो कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। मैं कमरे में आई तो मैं अपने पति से कहा कि क्या हुआ था माँ जी को, उनको इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई। मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा तो पहले भी काफी बार हो चुका है। वो कहने लगे, माँ बहुत ज्यादा लापरवाह है। मैंने सोचा कि मेरी सास लापरवाह कैसे हो सकती है, उन्हें घर की तो हर चीज का हिसाब रहता है कि कौन सी चीज कितनी है और कितनी खत्म हो चुकी है। भला जो औरत अपने घर की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखती हो वो लापरवाह कैसे हो सकती है। ये दिन गुजर गया और अगले दिन मैंने देखा कि मैं जो अपने मायके से मक्खन, देसी घी और दूध लेकर आई थी उसे मैंने अच्छे से फ्रिज में रख दिया था। वो सारा सामान अब फ्रिज में मौजूद नहीं था। फ्रिज में दूध भी गिर पड़ा था। न जाने किसने दूध की थैली को फ्रिज में से गिरा दिया था। लेकिन ये सब कुछ कौन कर सकता है, क्योंकि मेरी सास ससुर तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और पति भी फ्रिज में ज्यादा नहीं घुसते थे। मैंने सुना तो मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि बेटा हमें ये काम खत्म कर देना चाहिए। मैं अब सावधानी करके और इन भैंसों का ख्याल रख रखाव करके परेशान हो गई हूँ। तुम्हें अपने पिताजी के बारे में तो पता है ना, कब तक भला ये सब कुछ करूंगी। मुझे आग से डर लगता है और हम घर के अंदर ही आग लगाकर बैठे हुए हैं। इन भैंसों को कहीं जाकर बेच दो। मैं हैरान हो गई थी कि मेरी सास ने भैंसों को आग के साथ कंपेयर क्यों किया था। ये तो उनका बिजनेस था, क्योंकि मेरा पति तो सिर्फ एक मामूली सी नौकरी ही किया करते थे और उनकी सैलरी भी लगभग 20 से 25 हजार रुपए ही थी और उसमें से भी 3-4 हजार तो महीने के मेरे पति के किराए ही निकल जाते थे, क्योंकि मेरे पति बाइक घर पर ही छोड़कर जाते थे और बस से शहर में नौकरी करने के लिए जाते थे, क्योंकि इससे पहले भी उनकी एक बार बाइक चोरी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बाइक ले जाना बंद कर दिया। मेरे पति ने अपनी माँ से यही कहा कि अगर ये सब कुछ हो गया तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा और हमारा गुजारा कैसे होगा। सारे मोहल्ले के लोग जानते हैं हमारी दुकान को, हमारी बहुत पुरानी दूध की दुकान है। मेरी सास ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें तो नुकसान और फायदे की पड़ी हुई है, ये नहीं पता कि तुम्हारे पिता की इस काम से। ये बात मेरी सास कह ही रही थी कि अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ गई, क्योंकि मैं उनकी बातें सुन रही थी और वो अपनी बातें अधूरी छोड़कर वहां से चली गई। तभी मेरे पति ने भी मुझे देख लिया और कहने लगे कि तुम हमारी बातें सुन रही हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बस आपको बुलाने के लिए आ रही थी। मेरे पति कहने लगे, हाँ बताओ क्या काम है। मैंने कहा रात को बनाने के लिए सब्जी लाकर दे दो। उन्होंने कहा ठीक है ला दूंगा। ये कहकर मेरे पति घर से बाहर चले गए। मेरे पति बहुत परेशान नजर आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास को इन भैंसों से क्या परेशानी थी, जबकि भैंसों का ध्यान तो मेरे ससुर रखते थे। मेरी सास हर टाइम डरी सहमी सी रहती थी, न जाने उनके शरीर पर जख्म क्यों होते थे। और अब काफी दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे ससुर कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, जबकि भैंसों का ख्याल भी इन दिनों मेरी सास ही रख रही थी। मेरी सास की कोई भी हरकत मुझे समझ नहीं आ रही थी और मेरे ससुर तो बहुत सीधे साधे इंसान थे। वो किसी मैटर में नहीं बोलते थे, उनको घर की किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ अपने काम में लगे रहते थे। अब शायद कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या बात थी जो वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपना काम नहीं देख रहे थे। मेरे ससुर को घर और दुनिया से कोई फिक्र नहीं थी और फिर भी मेरी सास कहती थी कि इस घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही है वो सबकी सब तुम्हारे ससुर की वजह से आ रही है। मैं समझ नहीं पाती थी कि वो आखिर ऐसा क्यों कहती है। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए चली गई, तभी मुझे बराबर वाली छत पर खड़ी हुई एक पड़ोसन मिली, जिसने मुझे पहचान लिया और मेरी सास का नाम लेकर कहने लगी, तुम तो उसकी बहू हो ना, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। मैंने कहा मेरी जिंदगी सही गुजर रही है, इस बात से आपको क्या मतलब है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर शादीशुदा लड़की की खराब ही किस्मत हो, कुछ लड़कियों की जिंदगी शादी के बाद संवर भी जाती है। ये औरत हमारे पड़ोस में रहती थी। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी पड़ोसन हूँ, तुम्हारी सास मेरी सहेली है। मैंने कहा आप मेरी सास की सहेली हो तो फिर हमारे घर पर क्यों नहीं आती। मैंने आपको अपनी शादी में देखा था, पड़ोसी होने के नाते आपका हक बनता है कि आपको घर पर भी आना चाहिए। वो कहने लगी, नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों, आप हमारे घर क्यों नहीं आ सकती। उसने कहा शादी तो तुम्हारी हॉल में हुई थी ना, इसलिए हम तुम्हारी शादी में आ गए थे, लेकिन हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। मैं क्या, तुम्हारे घर इस मोहल्ले की कोई भी औरत नहीं आ सकती, बल्कि तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। मैंने कहा ये क्या बात हुई भला, हमारे घर में ऐसी भी क्या बात है। उसने कहा तुम घर में रहती हो, तुम्हें घर में रहते हुए कोई अजीब बात पता नहीं चली। मैंने कहा कि हाँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं,
जो मुझे बहुत अजीब लगती है। ये परिवार बहुत ही अजीब है। इस फैमिली का कोई सीक्रेट है जो ये लोग छुपा रहे हैं। तो उस औरत ने कहा कि अब मैं तुम्हें छत से क्या बताऊं? तुम्हारे घर का एक बहुत बड़ा राज है जो कि मोहल्ले के सारे लोग जानते हैं। मैं तुम्हें शॉर्टकट में बता देती हूँ कि तुम अपने ससुर से बहुत दूर रहना। तुम्हारे ससुर के साथ कोई प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी आत्मा का साया है। लेकिन एक बात याद रखना कि इस सब की वजह तुम्हारी सास ही है। मैंने कहा कि आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो? मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो बहू, तुम अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं बता सकती। भला खुले आसमान के नीचे मैं भूत प्रेत की बातें नहीं करना चाहती। मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊंगी भी तो तुम यकीन भी नहीं करोगी। तुम्हें अगर इस बात का पता लगाना है तो तुम एक काम करना, तुम अपने ससुर की दुकान से थोड़ा सा दूध ले लेना और उसे किसी ऐसी जगह पर रख देना जहां पर उस दूध को सब लोग देख सके। इसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है। मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि भला दूध से क्या मतलब है? मैंने उनको कहा कि आप छत से नीचे उतरकर हमारे घर आ जाएं और मेरे कमरे में बैठकर आप मुझे सारी बात डिटेल के साथ बता देना। पर उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती और अपने घर में किसी को ये बात मत बताना कि तुमने मुझसे बातचीत की है, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब मैं छत से नीचे उतर आई तो मेरी सास भैंसों का दूध निकाल रही थी और मुझे देखते ही कहने लगी कि छत पर कपड़े फैलाने में इतनी देर क्यों लगा दी? भला इतने भी कपड़े नहीं थे जो तुमने इतनी ज्यादा देर लगा दी। मैंने कहा, माँ जी वो मैं कुछ देर छत पर ठंडी हवा खाने के लिए बैठ गई थी। मेरी सास कहने लगी, अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी खाना बना लो। फिर मुझे चूल्हा चाहिए क्योंकि मुझे देसी घी का ऑर्डर मिला है और मुझे देसी घी निकालना है। बहुत सारा घी निकालना है, इसलिए ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है। मेरी सास घी निकालने में बिजी हो जाएगी तो मैं अपने ससुर की दुकान से जाकर थोड़ा सा दूध निकाल कर ले आऊंगी। इसलिए मैंने किचन से एक गिलास ले लिया और मैं अपने ससुर की दुकान में खामोशी से जाकर गिलास दूध से भरकर ले आई। मैंने उस गिलास को भरकर एक ऐसी जगह रख दिया जहां पर वो गिलास मेरी सास को तो नजर ना आए, लेकिन आते जाते किसी और को नजर आ जाए। और उस औरत की बातों के बारे में सोचकर मैं हैरान रहने लगी थी कि वो ऐसी क्यों बातें कर रही थी। रात हुई तो मेरे पति ने कहा कि आज वो घर नहीं आएगा क्योंकि जहां पर वो नौकरी करता है वहीं पर उसके दोस्त की शादी है और वो रात को लेट होने की वजह से उसके घर पर ही रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि वो सुबह को आ जाएंगे, शायद सुबह को 6 या 7 बज जाए। मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी जब मेरे कानों ने शोर की आवाज सुनी। पहले कोई जोर से चिल्लाया और उसके बाद वो आवाज आना बंद हो गई। मैं जैसे ही आवाज को फॉलो करते हुए अपने सास के कमरे की तरफ बढ़ी क्योंकि आवाज मेरी सास के कमरे की तरफ से ही आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई और मैंने कान लगाकर सुना तो महसूस किया कि मेरी सास बुरी तरह से रो रही थी और किसी से रिक्वेस्ट कर रही थी, अपने जिंदगी की भीख मांग रही थी। मैं भी डर गई थी कि भला ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने चारों तरफ पलट कर देखा और दरवाजे पर देखा कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, लेकिन हम घर के मेन दरवाजे को तो ताला लगाकर सोते थे और ताला अभी तक लगा हुआ था। मेरी सास ने दरवाजे की चाबी मुझे दे दी थी और कहा था कि तुम ताला खोल देना क्योंकि तुम्हारा पति सुबह 6 बजे या 7 बजे तक में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस कमरे के अंदर तो सिर्फ मेरे सास और ससुर ही मौजूद थे। फिर से थोड़ी देर के बाद अजीब अजीब तरह की आवाजें आने शुरू हो गई। मेरी सास ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है अपनी सास की मदद मुझे ही करनी थी क्योंकि इस घर में मेरे अलावा उनकी मदद करने के लिए कोई और मौजूद नहीं था, जबकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने जल्दी से किचन से जाकर चाकू निकाल लिया और एक झटके से जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर किसी हैवान की तरह हाँफ रहे थे और उनकी शक्ल ऐसी बनी हुई थी जैसे वो मेरी सास को तो क्या मुझे भी मार डालेंगे। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो इस तरह से घूर कर देखा जैसे वो मुझे मारने वाले हैं। मेरी सास ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, जल्दी से भाग जाओ। मैंने अपने ससुर की तरफ चाकू किया मगर वो चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़े और फिर डर के मारे मुझे ही भागना पड़ गया। फिर मैंने फौरन जाकर अपने कमरे में छुप गई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। मुझे आज वो बात याद आ गई जो मुझे मेरे पति ने कही थी जब हम लोग मूवी देख रहे थे, जब हीरो के अंदर किसी की आत्मा आ गई थी और वो अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा था और मेरे ससुर की हालत ही कुछ ऐसी हो रही थी। वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनके अंदर भी किसी आत्मा का साया हो। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस स्टेशन हमारे घर के करीब ही था। जल्दी ही पुलिस हमारे घर पर आ गई थी और मेरे ससुर को पकड़ कर ले गई। जैसे उन लोगों ने मेरे ससुर को अरेस्ट किया, मेरे ससुर बेहोश हो गए।
इसके बाद हमसे बयान लिया गया। मेरा पति भी घर आ गया और उन्होंने कहा कि तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। अब ऐसा करने से हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका, मुझे पूरी बात बताओ। फिर मेरी सास और मेरे पति ने मुझे एक एक बात बताई, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हम इसी गांव के दूसरे मकान में रहते थे, फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें उस मकान को खाली करना पड़ा और हम लोगों ने इस मकान को खरीद लिया। हम लोग इस मकान में रहने लगे। सुना था कि मकान में कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस मकान में पहले ही किसी दूध वाले आदमी की आत्मा का वास है। उस बेचारी की किसी तरह से हत्या हुई थी, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटक रही है। मेरे पिताजी जिस दिन इस मकान को देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने ही इस घर का दरवाजा खोला था। उस आत्मा ने मेरे पिताजी के अंदर प्रवेश कर लिया। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूध बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे उस दूध को बेचने वाले आदमी की तरह बन गए। मेरे पिताजी पूरी तरह से उस आत्मा के वश में हैं और वही आत्मा रोज पिछले 20 सालों से मेरे पिता को रात के टाइम पर हैवान बना देती है। सुना था कि उस आदमी को उसकी पत्नी ने रात के टाइम पर मार दिया था। जब से उस आदमी की आत्मा मेरे पिता के अंदर आई है, तभी से वो आत्मा मेरी माँ पर अपना बदला निकालती है। हर रात मेरे पिताजी माँ को दरिंदों की तरह मारते हैं और मेरी माँ सब्र करती है, क्योंकि आत्मा किसी और की है, लेकिन शरीर तो मेरे पिता का ही है और हम अपने पिता के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा औरत की इज्जत की है, लेकिन जिस इंसान की आत्मा मेरे पिता के अंदर है, उससे उसकी मौत हुई है, तब से उसने उसकी पत्नी की इज्जत करना छोड़ दिया है, क्योंकि किसी वजह से उसकी पत्नी ने उसे बहुत दर्दनाक मौत दी थी और मेरे पिताजी पूरी तरह से उस दूध वाले आदमी की तरह बन गए हैं। ये बात सबको पता है कि मेरे पिताजी भूत हैं, इसलिए हमारे घर पर कोई नहीं आता, जबकि दूध सब खरीदते हैं, क्योंकि हमारे घर का दूध शुद्ध होता है। जिसकी आत्मा है वो इंसान बहुत ईमानदार है और बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम करता है। पहले तो मुझे अपने पति की बातें सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश की थी। मेरे पति ने बताया कि यही वजह है कि हम अपने घर के बने हुए दूध किसी भी चीज को खुद इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस आत्मा के लिए कस्टमर ही सब कुछ है। ये अपनी दुकान का सारा सामान कस्टमर को ही बेचती है। हमारे घर में अगर सुबह को चाय बनती भी है, तो चाय के लिए दूध मार्केट से आता है, वो भी चोरी चुप के लेकर आता हूँ, क्योंकि इस आत्मा को नहीं पसंद कि इसके घर का कोई भी मेंबर दूध से बनी हुई कोई भी चीज खाए या पिए। अगर तुम ऐसा कर लेती तो शायद ये आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती, इसलिए मैं तुम्हें दूध से बनी हुई चीजें खाने से मना कर रहा था। अब सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी और मेरे होश उड़ चुके थे। मेरे ससुर पुलिस के पास थे और बेहोश थे। मैंने कहा, लेकिन इसका तोड़ भी तो है, हम इस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। मेरे पति कहने लगे, भला इस आत्मा को मुक्ति किस तरह से मिल सकती है। मैंने अपने पति को एक बहुत बड़े पंडित जी के बारे में बताया, क्योंकि ऐसा ही कुछ सालों पहले मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी के साथ भी हो गया था। उन पंडित जी ने उस लड़की का इलाज करके उसको ठीक कर दिया था और इसी तरह से उस आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। मैंने अपने पापा को कॉल करके उनका नंबर ले लिया और अपने ससुर को भी छुड़वा लिया। हमने पुलिस से कह दिया था कि हम अपना केस वापस ले लेते हैं और मेरे पति ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि हमें अब पंडित जी के घर आने का इंतजार था। अब वो पंडित जी हमारे घर आ गए। उन्होंने हमारे घर हवन किया और उस आत्मा की शांति के लिए मेरी सास और मेरे पति ने प्रार्थना की। इसी तरह से वो आत्मा मेरे ससुर के शरीर को छोड़कर चली गई और पंडित जी के हवन की ताकत ने उस आत्मा का वास भी हमारे घर से खत्म कर दिया। फिर मेरे ससुर बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने मेरी सास पर हाथ उठाना भी बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वो अपना दूध वाला काम ही करते हैं। कभी कभी तो मुझे अपने ससुर से डर लगता है, सोचती हूँ कि कहीं वो पहले वाले ही ना बन जाएं। पहले तो दिन में मेरे ससुर खुश रहते थे, रात में ही उनके अंदर वो आत्मा अपना काम करना शुरू करते थे। जब बंद कमरे के अंदर मेरे सास ससुर अकेले रहते थे, फिर धीरे धीरे मेरे ससुर बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि अब वो हैवान नहीं रहे। अब उनसे दूध बेचने वाला काम आत्मा नहीं करवाती थी, बल्कि वो खुद करते हैं। मेरे पति और सास ने मेरा बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि जो पंडित जी हमारे घर आए थे वो बहुत जाने माने पंडित जी थे। इसी तरह से अब हम लोग एक साथ मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मेरे दिल को भी सुकून मिल गया, क्योंकि मेरे सास ससुर के बीच अब जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। भगवान उस इंसान की आत्मा को शांति दे जिसे इस घर में 20 साल पहले बेदर्दी से मारा गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।